हेलो बच्चों, राध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं श्रद्धा गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि मैं बायो के एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, पुष्प की संरचना। तो पुष्प क्या होता है, कितने भागों से मिलकर बना होता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं उसके आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया आपको बताने जा रही हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करते हैं तो लैंगिक जनन के लिए आप लोगों को पता होता है कि इसमें दो पार्ट भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, मतलब नर और मादा। तो इसमें दो भाग लेते हैं, एक नर लेता है, एक मादा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नर भाग क्या कहलाता है और मादा भाग क्या कहलाता है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो पुष्प में आप लोगों को मैंने पुंकेसर या पुमंग की संरचना बताई थी वो नर भाग कहलाता है। और जो स्त्री केसर होता है, जैसे हम जायांग बोलते हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये क्या कहलाता है, हमारा मादा भाग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार पुष्प में हम दो भाग पढ़ते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो यहाँ मैं आपको नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो नर जनन अंग होता है वह पुंकेसर या पुमंग कहलाता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम जानते हैं पुमंग या पुंकेसर क्या कहलाता है। ठीक है, तो जी हमारे सामने जो संरचना बनी है ये पुमंग की संरचना कहलाती है, पुंकेसर की संरचना। एक पुंकेसर की ये संरचना है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा पुंकेसर होता है वह इन 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग हैं, तंतु, संयोजी और परागकोश। इन 3 भागों से मिलकर हमारा पुंकेसर बना हुआ होता है। पुंकेसर में जो तंतु वाला भाग होता है यह लंबा वृंत होता है जिस पर हमारा पुंकेसर लगा हुआ होता है। उसके बाद बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन कहलाती है संयोजी। मतलब यह क्या करती है, परागकोश की इन दोनों भागों को, आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, परागकोश में 2 पालियां दिखाई दे रही हैं, दाई और बाई। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ होता है, दाई और बाई। कौन, परागकोश। इन परागकोशों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी करती है। बीच में एक लाइन होती है जिसे हम संयोजी बोलते हैं, ये दोनों परागकोश की पालियों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारे पुंकेसर या परागकोश की संरचना हुई बाहरी रूप से। ठीक है बच्चों, तो यह कितने भागों से मिलकर बना होता है, पुनः रिपीट करती हूँ, तंतु, संयोजी और परागकोश। ठीक है, तंतु क्या होता है, एक लंबा वृंत होता है, और संयोजी क्या होता है, परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी। और परागकोश क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि परागकोश क्या होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं वो परागकोश कहलाता है। ठीक है, अब उससे पहले हम एक बार इसकी आंतरिक संरचना को और देखते हैं। जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे ये संरचना दिखाई दे रही है, ये इसकी आंतरिक संरचना है। जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो यहाँ से एक भाग, यहाँ से दूसरा भाग, और इसके ऊपर के 1 और 2, इस प्रकार से यह 4 भागों में बट जाती है। ठीक है, जब हम इसको अनुदैर्ध्य काट से काटेंगे तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, यह इस प्रकार से 4 भागों में बट जाती है। जो आपको मैंने यहाँ दिखाई है यह इस प्रकार से क्या होती है, 4 भागों में बट जाती है, जो इसकी आंतरिक संरचना कहलाती है। अब इसी के अंदर जो सबसे आंतरिक संरचना होती है, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो जब हम पुंकेसर या पुमंग की आंतरिक संरचना को, मतलब उसकी अनुदैर्ध्य काट को काट कर देखते हैं तो यह हमें 4 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। इस पर 1, 2, 3, 4, और इसी के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अब इन परागकणों का विकास कैसे होता है उसको हम यहाँ समझेंगे।
सर्वप्रथम जो हमारा नर जनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है, जिसे हम पुमंग भी बोलते हैं। जब इसकी हम अनुदैर्ध्य काटते हैं तो यह 4 पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जब ये स्थान कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में, मतलब ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, लघु बीजाणु धानी कहलाती है। यहाँ पर लघु बीजाणुओं का क्या होता है, जनन होता है, और लघु बीजाणु का जनन होने के बाद लघु बीजाणु बनते हैं, जो लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जब परागकोश की बात, परागकणों की बात आती है, तो जब हमारा परागकोश परिपक्व हो जाता है, कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह फिर क्या कहता है, कहलाता है लघु बीजाणु धानी कहलाता है। उस लघु बीजाणु धानी में उसका जनन होता है, इसलिए उसको लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। उसके बाद लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे परागकणों का विकास होता है और निर्माण होता है। अब ये परागकण धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद बहुत अधिक संख्या में क्या हो जाते हैं, परागकणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि जो नर जनन अंग है, जो पुंकेसर है, वह किस प्रकार से बना होता है, किस प्रकार से उसमें परागकणों का निर्माण होता है। अब जो मादा जनन अंग है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आपको मैंने जो नर जनन अंग के बारे में बताया है, उसको आप पढ़िए अच्छे से, और इसको आप अपने रजिस्टर पे आराम से लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि वो भी इसके लिए पढ़ सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।